हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, जिस तरीके से ओवरऑल ये सिचुएशन बन रही है, इजराइल ईरान लगातार बातें की जा रही हैं इसको लेकर, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि G7 समिट से अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट क्यों गए, और गए क्या अमेरिका की इतनी ज्यादा चिंता है? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रूपाली जी, आपने बिल्कुल सटीक सही बात करी और अभी आपने सही बताया G7 के बारे में। जैसे कि जो 7 का देश हैं जी, वो के इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है उनका, और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ये हैं। बल्कि एडिशनली यूरोपियन यूनियन नॉन यूनाइटेड मेंबर है इसका, और ये ऑर्गेनाइज किया है शेयर्ड वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, G7 मेंबर्स, IMF, एडवांस इकोनॉमीज, कई इसमें मुद्दे डिस्कस होते हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अब्रप्टली छोड़कर गए और फिर बाद में बताते हैं, बयान आता है उनका कि वो सीज फायर ईरान और इजराइल का सीज फायर से इसके कोई लेना देना नहीं है, और क्या इसमें सीज फायर भी हो पाएगा वो अलग बात है। अब देखिए, जो इसका ओरिजिनेटिंग G7 का वो एडहॉक गैदरिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स की 1973 में, और जो G7 है उसका तब से अब तक बहुत ही फॉर्मल हाई प्रोफाइल वेंचर हो गया है। वो डिस्कस करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सॉल्यूशंस जो कि ग्लोबल इश्यूज हैं उस पे, और खास तौर से जो ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट चेंज, इन सब मुद्दों पे वहां पे बात होती है। अब कनाडा में ये G7 की समिट हो रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अब्रप्ट वहां से कुछ उस टाइम पे मालूम नहीं पड़ा क्या बात हुई। क्या बाद में बयान आता है कि जंग से कुछ लेना देना नहीं है, सीज फायर से कुछ लेना देना नहीं है, और ये इसको कहते हैं क्लैश ऑफ द टाइटन्स, जो कि इजराइल और ईरान की जंग हो रही है। देखिए, मोसाद जो कि इजराइल का की खुफिया एजेंसी है, उसने ईरान की टेरिटरी के अंदर घुसकर स्मगल किए थे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स। लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दूसरे देश में फाइटर जेट घुस गए, 1-1.5 साल से अंदर उनके मुल्क के अंदर घुसकर कैंप कर रहे थे। अरे ईरान भी नहीं हुई, बल्कि इजराइल का ये भी बयान आया कि उनको मालूम है कि अयतुल्लाह खोमेनी उनके सुप्रीमो कहां पर है, अगर जरूरत पड़े तो जैसे कि उनके जनरल्स को उड़ाया, उनके वैज्ञानिकों को उड़ाया, टॉप नॉच ऑफिशियल्स को उड़ाया इजराइल ने, वैसे वो भी कर सकते हैं। ईरान ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई करी। अब यहाँ पर क्या होगा ना रूपाल जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दो तरफ से बहुत फैलेगा, इजराइल की तरफ से भी, ईरान के भी तरफ से भी। और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया का वेस्टर्न साइड का मीडिया होल्ड बड़ा स्ट्रांग है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है, वेस्टर्न मीडिया जीत जाए। यहाँ पर नुकसान तो होगा दोनों का, इजराइल का भी, ईरान का भी, और ईरान भी कुछ पीछे हटेगा नहीं। अब अगर उन्होंने फर्ज करिए, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है ईरान और इजराइल को लेकर, अगर कंपैरेटिवली बात की जाए, इजराइल हमेशा ऐसा रहा है कि अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं अंत तक, चाहे कोई सिचुएशन भी बन जाए। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि ईरान में जिस तरीके से लोग भी उस रिजीम से परेशान है, तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट को इससे फायदा हो सकता है अगर विन विन वाली सिचुएशन कहीं और गई तो। जी हाँ, देखिए, विन विन वाली सिचुएशन हुई तो देखिए, इस दिन आपको वापस G7 पे ले चलता हूँ, क्योंकि अभी हमने इससे शुरुआत की। देखिए, वो कहता कि रूस भी इसका एक अहम हिस्सा था। तब G8 था 1997 से 2014 तक। 2014 में रूस इससे एक्सपेल हो गया, और ये एनुअली इस पे मुलाकात होती है। अब यही मुद्दा क्या हमको लगता है कि G7 में डिस्कस नहीं हुआ होगा कि ईरान इजराइल का? बिल्कुल हुआ होगा, और बल्कि ये एक ट्रीटी पे बेस नहीं है और कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस नहीं है G7 की, मैं मानता हूं, लेकिन ये मुद्दा 100% इस पे डिस्कस हुआ होगा और इस पे सोल्यूशन भी डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि अगर ये अहम मुद्दों पे बातें करते हैं तो इस पे भी बिल्कुल 100% डिस्कस हुआ होगा। और जहां तक मेरा अनुमान मैं लगा रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी तो वैसे बहुत नीचे हो रही है, बिल्कुल, वो कुछ भी बयान दे देते हैं,
कुछ भी वो ट्वीट कर देते हैं। सीज फायर के टाइम पे हमें खुद देखा, बल्कि पहला ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कि भाई हमने रात भर जागे और ये क्या वो क्या, सोए नहीं, और मैंने उनकी मदद करा दी, मैंने सीज फायर करवा दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। बल्कि हिंदुस्तान के बाद में बयान आया कि भाई हमको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें पता है क्या करना है और कैसे आगे ले जाना है गाड़ी को जी। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी भी वैसे कम हो रही है, वो कुछ भी ट्वीट कर दें। क्रेडिबिलिटी पे अब एक बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। मैं रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजरायली सेना की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बीच ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया गया है। ईरान और इजराइल ने ये बड़ा प्लान जो है वो बनाया है, एक दूसरे पर बहुत बड़े हमले करने की ये प्लान लगातार ईरान और इजराइल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजरायली सेना की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, एक नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि ना ईरान पीछे हटने वाला है ना इजराइल। और हमारे साथ यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं यहाँ पर इस चीज को लेकर। सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आर्मी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से ईरान और इजराइल दोनों तरफा ये जंग चल रही है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि एक तो रक्षा कमान को लेकर, दूसरा न्यूक्लियर कमान को लेकर इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर अटैक किया। तो ईरान पे अटैक किया, उस पे उसका ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान ने भी एक पलटवार किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2। तो वो पहले कर चुके थे, क्योंकि ट्रू प्रॉमिस यानी कि उन्होंने बोला कि भाई हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, अपनी जबान पे अटल रहे। हमने तकरीबन 1 आध साल पहले हमें देखा था कि दोबारा इजराइल और ईरान के बीच में तनाव हुई थी और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे। ईरान ने भी पलट के जवाब दिया, लेकिन इन्होंने एक सिंबॉलिक हमला किया था उस टाइम पे, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन पे, ऐसे इलाके में हमला किया था जहां पर नुकसान ना हो ईरान को, इजराइल को। ईरान ने वो हमला किया था। यहाँ पर देखिए, अब चीफ ऑफ स्टाफ, बड़े बड़े सीनियर जनरल, बड़े बड़े सीनियर टॉप कमांडर को मारा जा रहा है, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। किस तरीके से मोसाद ने अंदर घुसकर और सटीक निशाना लगाया ड्रोन से, जो इनका शिष्ट बना के निशाना था घर के अंदर, कमरे के अंदर उतना प्रिसाइज इन्होंने निशाना लगाया है मोसाद ने। लेकिन ये जो सिचुएशन बन रही है, इसको यहाँ पर देखिए ना, सबसे पहले न्यूक्लियर कमान को अटैक करना, फिर उसके बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक, चीफ ऑफ स्टाफ, कहीं ना कहीं फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ज्यादा ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके ओवरऑल पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही ये इसकी प्लानिंग 1-1.5 साल पहले रखी गई थी इसकी, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर बेस है नतांज के बारे में मैं रुपाल जी 20 साल से पढ़ा हूँ, नतांज का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है। और देखिए, न्यूक्लियर हथियार किसके, बहुत लोगों के पास में है, पाकिस्तान के पास में है, हिंदुस्तान के पास में है, चीन के पास में है, रूस के पास में है, नॉर्थ कोरिया के पास में है, अमेरिका के पास में है, अन्य देशों के पास में है। जब बाकी देश रख सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स, तो ईरान क्यों नहीं? बिल्कुल। और अमेरिका की है, जिसकी लाठी उसकी बहस। अमेरिका बोल रहा है कि भैया हम पावर है, हम नहीं अलाउ करते ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने का। एक बात और है, ईरान ने देखो, न्यूक्लियर पावर जब कोई रखता है न्यूक्लियर प्लांट, वो अपने एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के लिए रखता है, बिल्कुल ऑफेंस के लिए नहीं रखता कि भाई हमारा है, आप हमारे से पंगा मत लो, क्योंकि हमारे पास ये है, हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं। जब रूस और यूक्रेन जंग उरूज पे थी, बिल्कुल जी, प्रेसिडेंट पुतिन साहब एक चमड़े के ब्रीफकेस पाए गए थे, जहां पे लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद ये न्यूक्लियर हथियार होगा, इसके अंदर वो ट्रिगर दबा देंगे और न्यूक्लियर हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो एक सेल्फ डिफेंस लिए होता है। ईरान ने बयान दे दिया था कि हम जिस दिन भी हमारी ये न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर बम हम अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा हमारा, उस दिन हम इजराइल पे हमला कर देंगे। सर, लड़ाई ही यही है ना कि मोस्ट पावरफुल है कौन। दशकों से जो लड़ाई चल रही है वो यही है कि ईरान पावरफुल है या इजराइल पावरफुल है, तभी ये लड़ाई यहाँ आते आते पहुंच चुकी है। जी देखिए, इजराइल को सपोर्ट है बहुत बड़ी सुपर पावर अमेरिका का,
जिसका कहना है कि अमेरिका का भी ये कहना है, इजराइल का भी ये कहना है कि जब ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया इजराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया था जी 4-5 दिन पहले, तो अमेरिका को इसकी खबर नहीं थी, उसको इल्म नहीं था, उसको वो पिक्चर में नहीं थे, उनकी मदद से नहीं हुआ। बल्कि अमेरिका का ट्वीट भी आया, बाद में अमेरिका का बयान भी आया ईरान के लिए कि आप ये मत सोचना कि हम इसके पीछे हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है, हम नहीं जानते, हमने दूर कर दिया अपने आप को इससे। ये बात मैं रूपाली जी मान जी सकता कि अमेरिका को इसका ज्ञात नहीं होगा कि इजराइल ऐसा काम करने जा रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। और इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ सदा बना रहा था, बना है और शायद बना रहेगा। इजराइल में अगर आप देखें तो कोई रॉ मटेरियल्स, कोई मिनरल्स, कोई ऐसा है नहीं कुछ खास, लेकिन अमेरिका का हाथ सिर पे है। हाँ, मेहनती है, टैलेंटेड है वहां के लोग, ये बात मैं मानता हूँ। और वो कॉम्बिनेशन हो गया बिल्कुल। अमेरिका की सुपर पावर का और इजराइल के अंदर जो मौजूदा शक्ति है उन दोनों का। और इजराइल लेकिन डे इतना बड़ा वन से शक्ति बन लेकर गया। अगर बात की जाए तो आप तो पहले दिन अमेरिका ने फर्स्ट स्टेटमेंट ये दी कि इसके बारे में हमारा सीधा मतलब डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद फिर अमेरिका स्टेटमेंट बदलता है कि हमें पता था लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आज फिर उठ के वहां से चले जाना और फिर स्टेटमेंट देना कि ये युद्ध से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात नहीं है बल्कि उससे बड़ी बात है, तो ये डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है अमेरिका, बेशक वो सीधा समर्थक है इजराइल का। जी हाँ, बिल्कुल समर्थक है वो इजराइल का। बल्कि यूनाइटेड किंगडम से केयर स्टेमर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, उनका भी बयान आया था। बिल्कुल देखिए, ईरान को सपोर्ट तो है वेस्टर्न पावर्स का। अब देखिए जी7 की हमने बात की, जी7 को ही ले लेते हैं हम। जो जापान भी था उसमें शिगेरू इशिबा जो कि वहां के प्रधानमंत्री, जी उन्होंने वो ग्लोबल लीडर के तौर पे हिस्सा लिया। चलिए सर, रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। 2 दिन में स्थिति का पता चलेगा, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तेहरान के लोग सुरक्षित रहे, ये ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियार छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रंप की तरफ से ये बड़े बयान सामने आ रहे हैं। किसी ने भी हमले की गलती और गति नहीं धीमी कर दे, ये भी लिखा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान परमाणु हथियार को लेकर साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो वो गुपचुप कर रहा था उससे डर अमेरिका को है। ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इजराइल भी इस चीज से डर रहा है और ये कहा है कि परमाणु हथियार के बेहद करीब ईरान है। तो यहाँ पर पूरी तरह से परमाणु हथियार ईरान छोड़ दे, 2 दिन में स्थिति का पता चलेगा। और देखिए जी7 से निकलना, फिर इसकी ये बयान देना, एक के बाद एक जंग से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं कमेंट ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक बयान जंग के ही रिलेटेड आ रहा है, उसके बावजूद ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम वहां से इस रीजन की वजह से नहीं निकले, फिर उन्हें कैसे पता कि स्थिति 2 दिन में सामान्य हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और वो क्यों कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार यूज ना करें? आपका बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है रूपाली जी, और बहुत ही आपने बिल्कुल सटीक ये सवाल पूछा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी वैसे भी गिर रही है काफी, और उनकी बोलते ना भेड़िया आ गया द बॉय हू क्राइड वुल्फ। आप जब एक बार झूठ बोल दो, 2 बार झूठ बोलोगे तो लोग आपकी बात उसके बाद फिर आप बोले हल्के में ले लेंगे आप। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एकदम से गए छोड़कर वापस, कनाडा से वापस अमेरिका लौटे, और इसकी जाहिर सी बात है दुनिया बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई शायद ये इस जंग की वजह से ही गए होंगे। बल्कि अगर वो बयान नहीं देते, ये एकदम चुप बैठते बिल्कुल, तो इसमें ठीक है, वजह तो लोग अपने आप लोगों को स्पेकुलेट करने दो, बात क्या होती है, इस जंग की वजह से है, जंग की वजह से नहीं है, कोई भी बात हो सकती थी। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर अभी संपर्क जो है वो टूट चुका है, आवाज हम तक बदली तो जाहिर सी बात है। देखिए, और के अंदर रूस, चीन, अन्य देशों का की एंट्री हो गई है। एक और देश है बेगानी शादी में दीवाना, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने क्या कहते हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। अरे किसके खिलाफ? किसके खिलाफ?
बिल्कुल, एक और बड़ी खबर है, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच चीन का भी बड़ा बयान आ गया है। देखिए, संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता का प्रपोजल जो है वो दिया गया है। चीन विदेश मंत्री ने इजराइल विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है, बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने की अपील की है। तो यहाँ पर ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ये चीन का बड़ा बयान आ गया है। लेकिन चीन, आप देखिए, यहाँ पर अब संघर्ष को रोकने के लिए कह रहा है कि मध्यस्थता जो है वो की जाए, मीडिएटर एक रखा जाए। और सर, अब चीन की कहीं ना कहीं एंट्री है इसमें, तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? और बात वही आ रही है कि जैसे सभी देश कह रहे हैं कि शांति बनाए, पटल पर आकर बात करें, मध्यस्थता, चीन भी प्रपोजल लेकर आ गया है। चीन तो प्रपोजल लेकर आया है बिल्कुल, और चीन को बस देख रहा है दूर से पाकिस्तान। और क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान वो अटेंशन सीकर है, उसने देखा भाई मैं क्यों पीछे रहूं। और वही ईरान है जिसने घर में घुस के इसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, घर में घुस के मारा था। बिल्कुल, वही ईरान अब कह रहा है कि अगर इसराइल है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई देगा, परमाणु हथियार अटैक करेगा इसराइल के ऊपर। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, कुछ बैठी नहीं, कुछ ठीक से जमी नहीं, क्योंकि चीन और रूस का हाथ अभी ईरान के ऊपर है जी, संसाधन के साथ में है। और आप अगर देखिए, रूस 2014 में जी, और कोई लीगल या कोई इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे नहीं है G7 मानता हूँ, लेकिन ये वाइडली बहुत बड़ी पैमाने पे कंसिडर करते हैं इसको, व्हील्ड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है इसका, और वो कैटलाइज और स्पीयरहेड कर रखा है कई सारे मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव, जैसे कि पैंडेमिक हो गया, या फाइनेंशियल एड डेवलपिंग राष्ट्रों के लिए, या क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में इसका अहम हिस्सा था। और इस ग्रुप ने बल्कि ये क्रिटिसाइज किया है, ऑब्जर्वर्स ने तो क्रिटिसाइज किया है। तो G7 में बिल्कुल, अब आप देखिए, G7 में आपने चीन के बारे में बताया, तो चीन और रूस को तो 2014 में एक्सपेल हो गया था, तो इनका इन्फ्लुएंस G7 में नहीं है। बल्कि इसमें अब चीन की एंट्री अगर हो चुकी है, तो अब चीन करेगा क्या? सारा कुछ फेरिफेरली बदमाशी करेगा, ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात हो गई है इन सभी देशों की, चाहे पाकिस्तान, फिर चीन, फिर एक एक करके सब अब ईरान और इजराइल के मसले में अपना हाथ धोना चाहते हैं। फिलहाल मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम वक्त अपना देने के लिए। तो